जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पानी का चैप्टर, यानी जल एक चैप्टर है हमारा सीटेट का। इसके बारे में हम लोग दोस्तों चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जल चैप्टर के बारे में। ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए, और कोई भी टेट हो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने आप में। ठीक है, तो पेपर 1 में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं जल चैप्टर से। तो ये देखते हैं कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों एक छोटा सा वीडियो कि जल हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर देखते हैं हम लोग कि पानी जो है हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीने के लिए है दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो पानी के बारे में एक छोटा सा चीज़ है दोस्तों कि पानी क्या है, एक नवीकरणीय स्रोत है, संसाधन। नवीकरणीय का क्या मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी ऐसा चीज़ जो दोबारा से क्या हो, बन जाए। जैसे पानी क्या होता है, वर्षा बन के पृथ्वी पे गिरता है दोस्तों, और फिर यहाँ से गर्म होके वाष्पीकृत होके फिर बादल बनता है, फिर वर्षा होता है, फिर क्या होता है, ये वाष्पीकृत होके बादल बनता है, फिर वर्षा होता है। यानी कि ये साइकिल जो है इसका पूरा चलते रहता है दोस्तों। ठीक है, साइकिल ये चलते रहता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय, यानी कि रिन्यूएबल जो है रिसोर्सेस है। क्या है, पानी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है या नवीकरणीय ऊर्जा का एक या संसाधन है, स्रोत है। ठीक है, रिन्यूएबल है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं लोग, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। ठीक है दोस्तों, नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है जो बार बार ख़त्म होता है और अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे धूप है, सूर्य की रोशनी है, ये इससे जो जब हम सोलर एनर्जी पैदा करते हैं तो वो भी क्या है, सोलर एनर्जी एक नवीकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पानी के बारे में हम अभी जो है हम लोग देख रहे हैं। तो पानी जो दोस्तों पूरे धरती पे, अगर मान लीजिए एक धरती है, तो धरती का जो 3 हिस्सा है ना दोस्तों, 3 हिस्सा जो है ये सिर्फ और सिर्फ पानी है। यानी कि यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है। सिर्फ एक ही हिस्से में हम लोग रहते हैं धरती पे। ठीक है, तो इस हिसाब से है दोस्तों, अगर हम बात करें तो कुल पानी का जो 97% है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, कुल पानी का 97% जो है वो समुद्री पानी है, जिसे हम लोग डायरेक्टली पी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जो 3% पानी है दोस्तों, जो 3% पानी है, इसमें भी यहाँ पे देखिए सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है। ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब जो हम लोग पी सकते हैं या जिसे हम उपयोग में ला सकते हैं, उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। तो पीने लायक जो 3% है, इसमें से भी 3% का जो है दोस्तों अधिकांश हिस्सा जो है, आप बोल सकते हो 70 से 72%, इस 3% का ग्लेशियर है। और फिर जो है कुछ जो है ग्राउंड वाटर, जैसे धरती के नीचे का पानी है 22%, और 0.36% जो है नदी, तालाब या झील आप बोल सकते हो, वो होता है। ठीक है, तो ये जो है सारे पीने वाले पानी का स्रोत है। तो हम जनरली ग्लेशियर का यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ों के रूप में होता है दोस्तों। ठीक है, ये बर्फ़ के पहाड़ों के रूप में होता है, ये बर्फ़ के पहाड़ों के रूप में होता है। और ये ग्राउंड वाटर तो आप जानते हैं, धरती के नीचे का पानी और नदी तालाब का पानी। तो सबसे कम मात्रा में जो है नदी तालाब और झील का पानी होता है जो पीने योग्य होता है। सारे झील और सारे नदी का पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं। ठीक है, तो लगभग जो है आप कुल मिला के आप याद रख लीजिए कि सिर्फ 1% ही ऐसा पानी है धरती पे जो आदमी के या मनुष्य के पीने लायक है। ठीक है, इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं, 1%। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में है दोस्तों कि पानी के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो पानी के कितने प्रकार होते हैं, अगर हम पानी के बारे में जान रहे हैं दोस्तों, तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पानी जो जनरली दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, पानी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ताज़ा पानी, जिसे फ्रेश वाटर या मृदु जल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलता है, एक ग्लेशियर में मिलता है, जो पहाड़ों बर्फ़ का चट्टान होता है उसमें मिलता है,
वर्षा के पानी में मिलता है, तालाब, झील में, नदी में, ये सब में मिलता है। ठीक है, तो हर एक नदी में भी नहीं मिलता है, कुछ कुछ नदी है, कुछ कुछ तालाब है जहाँ फ्रेश वाटर मिलता है, ताज़ा पानी हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस पानी को रिसाइकल किया जा सकता है और ताज़े पानी का ताज़ा जो पानी होता है वो जीवन यापन के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, इसे भी आप याद कर सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं। एक दूसरा होता है दोस्तों खारा पानी। ठीक है, पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि ताज़ा पानी होता है, दूसरा क्या होता है खारा पानी, यानी कि इसको सॉल्टी वाटर या साल्ट वाटर रिसोर्सेज भी बोलते हैं, इसको कठोर जल बोलते हैं हिंदी में। ये जनरली समुद्र में या ओशन में पाया जाता है। ठीक है, समुद्र और ओशन में फ़र्क होता है दोस्तों, बहुत सारे समुद्र मिलके ओशन का निर्माण करता है, जैसे बहुत सारा सागर मिलके महासागर का निर्माण करता है, इसको महासागर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समुद्र और ओशन में जो पानी होता है दोस्तों वो खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है चीज़ों का आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों पानी के प्रॉपर्टी यानी पानी के गुणों के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो पानी के क्या क्या गुण होते हैं दोस्तों, तो अब आप सभी जानते हैं कि पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को जो है आप बचपन से जानते हैं। तो पानी जो है जनरली 3 अवस्थाओं में दोस्तों पाया जाता है। ठीक है, पानी जो है जनरली 3 अवस्थाओं में दोस्तों पाया जाता है। एक तो होता है आपका सॉलिड। ठीक है, सॉलिड यानी कि ठोस, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। उस तरल को द्रव भी बोलते हैं हम लोग, और गैस मतलब वाष्प के रूप में ये पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ठोस के रूप में जैसे बर्फ़ का टुकड़ा हम खरीद के लाते हैं किसी चीज़ में मिलाने के लिए, शरबत या जूस में मिलाने के लिए, तो ठोस अवस्था में होता है। द्रव की अवस्था में जैसे कि पानी नदी में है, तालाब में, हमारे नल का जो पानी आता है वो द्रव के रूप में है। और वाष्प के रूप में क्या है दोस्तों कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो कुछ पानी उसमें से उड़ जाता है, तो वो वाष्प के रूप में होता है। या जो पानी आप बोल सकते हैं कि नदी या तालाब से वाष्पीकृत होकर जो है दोस्तों बादल का निर्माण करता है। तो इस तरह के पानी जो है भाप के फॉर्म में होता है, वाष्प के रूप में होता है। तो कुल मिला के दोस्तों पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सा? एक ठोस, दूसरा द्रव्य, ठीक है, और तीसरा गैस। ठीक है, तो ये गैस या आप इसको वाष्प भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है दोस्तों कि पानी का जो अधिकतम डेंसिटी है दोस्तों वो 4 डिग्री सी पे होता है। ये आपको क्वेश्चंस पूछेगा पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए प्योर वाटर यानी कि शुद्ध पानी का जो है दोस्तों ना तो कोई कलर होता है, ना कोई इसका टेस्ट होता है, ना कोई इसका गंध होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये भी पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सी पे मैक्सिमम होता है। और दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी का ना तो कोई अपना रंग होता है, ना स्वाद होता है, ना कोई गंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना। गंध का मतलब कि पानी आपके नाक के नज़दीक अगर रख दिया जाए तो क्या आप सूंघ के बता सकते हो इसका क्या गंध है? नहीं बता सकते हो। ठीक है, फिर पानी का ना कोई स्वाद होता है, ना मीठा होता है, ना खट्टा होता है, ना उसका कोई कलर होता है कि लाल है कि हरा है कि पीला है। इसीलिए बोलते हैं कि ना तो इसमें रंग होता है, ना इसमें स्वाद होता है, ना ही गंध होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी के बारे में जानने के लिए दोस्तों कि पानी को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है, ये अभी हम सब जानते हैं। ठीक है, बादलों का बनना क्या है? एक वाष्पीकरण का एक प्रक्रिया है, कारण है। कपड़ों का भी सूखना वाष्पीकरण के ही कारण होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वाष्पीकरण या इवोपोरेशन इंग्लिश में बोलते हैं के लिए एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि जो दोस्तों अपना इवोपोरेशन के लिए जो एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल धूप में रखा हुआ पानी या कपड़ों का सूख जाना। जब हम दोस्तों कपड़े को सुखाते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि जो इवेपोरेशन है दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा हीट यानी कि अलग से हमें ऊष्मा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। जैसे कपड़ों का धूप में सूख जाना या धूप में अगर रखा हुआ पानी है तो वो 2 दिन 3 दिन के बाद उड़ जाता है। जैसे हम कटोरे में धूप में जो है दोस्तों छत पे कभी कभी पानी रख देते हैं, छत पे पानी रख देखते हैं कि कुछ दिन के बाद ये पानी इसमें से ख़त्म हो जाता है, सिर्फ कटोरा बच जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो है दोस्तों
ये थोड़ी सी भी इसको अगर गर्मी मिल गया धूप का दोस्तों, धूप का थोड़ा सा भी इसमें गर्मी मिल गया तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इवोपोरेट होकर उड़ जाता है पानी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसी को हम लोग वाष्पीकरण की प्रक्रिया करते हैं। इसके लिए हम अलग से इसको हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं कि अलग से हम चूल्हे पर रख के इसे गर्म करते हैं, इसके लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वाष्पीकरण जो है एक आप बोल सकते हो बिना हीट का प्रक्रिया, इसमें हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि अगर हमें किसी चीज़ को उबालना है वहीं, तो उसके लिए हीट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उबालने के लिए दोस्तों जो है हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। उबालने के लिए कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो हमें गर्म करना ही पड़ेगा, चूल्हे पे गर्म करना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ को, तभी हम उबाल सकते हैं या 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि इवेपोरेशन के लिए क्या हीट की ज़रूरत होती है, तो आपको बोलना है नहीं, इवेपोरेशन क्या होता है, सिंपली धूप में भी हो जाता है। जैसे कपड़ों का सूखना या पानी को जो हम बर्तन में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद उड़ जाता है, पानी वहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जल कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है या उबलता है, आप क्वथनांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यानी कि 373 केल्विन पे उबलता है। केल्विन में पूछे तो 373 और डिग्री में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप लोगों ने जाना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में है कि संघनन यानी कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया किसे बोलते हैं दोस्तों। संघनन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब वाष्प जो है संगठित होकर एक पानी का रूप ले लेता है तो उसे संघनन प्रक्रिया बोलते हैं। ये कम टेम्परेचर पे होता है, ये 0 डिग्री या उससे नीचे के टेम्परेचर पे ये प्रक्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई वाष्प है, वेपर है, जैसे आपने पानी को गर्म करके वाष्प में बना दिया, फिर उसको आप पानी में बनाना चाहते हैं, फिर से पानी में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको ठंडे पाइप से होकर गुजारना पड़ेगा, ठीक है, जिसको संघनन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठंडे पाइप से हम गुजार देंगे तो फिर क्या होगा, वो संघनित होकर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि जैसे एक कुकर है दोस्तों, ठीक है, एक कुकर है, इसमें हमने क्या किया, हीट दे दिया, ठीक है, हीट दे के चूल्हे से हीट दे के ऐसे इस कुकर से वाष्प बन गया, ठीक है, सीटी निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है यहाँ से। और इसको क्या किया, हम एक पाइप से जोड़ के हम इसके अंदर जो पानी है दोस्तों, ये पानी वाष्प में बदला, फिर से हम इस वाष्प को जो है इसके अंदर जो वाष्प है इसको हम पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन के साथ कनेक्ट कर दिए और यहाँ जो ये जो लंबा सा पाइप है ना, इसको ना हम इतना ठंडा कर देंगे ना, इतना ठंडा कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक जब वाष्प जाएगा ना, तो ये वाष्प जो है पानी की बूंदों में तब्दील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी की बूंदों में तब्दील हो जाएगा और फिर ये पानी की बूंद यहाँ एक साथ इकट्ठा होकर ये फिर तरल रूप में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है संघनन का, ठीक है, संघनन का, यानी कि हम चीज़ों को क्या करते हैं दोस्तों, ठंडा करके वाष्प को फिर से पानी में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि पानी को सबसे अच्छा विलायक माना जाता है, इसमें कोई भी चीज़ घुल जाता है, इसीलिए इसे सबसे अच्छा विलायक माना जाता है, ठीक है। विलायक का मतलब कोई भी चीज़ को अपने अंदर घुला लेना, मिला लेना, उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों पानी का घनत्व जो है हम लोगों ने अभी देखा था कि 4 डिग्री सी पे यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि ज़्यादा घनत्व वाला पदार्थ पानी में डूब जाता है, जबकि कम घनत्व वाला पदार्थ पानी में तैरता रहता है। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा चम्मच है, वो चाहे 100 ही ग्राम का चम्मच क्यों ना हो, वो लोहे का है तो पानी में क्या होता है, डूब जाता है। क्योंकि यहाँ पे देख आप कारण ये है इसका कि लोहे का जो घनत्व होता है दोस्तों, डेंसिटी होता है या घनत्व आप बोल सकते हो, वो पानी के घनत्व की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और जिसका ज़्यादा घनत्व होता है वो उस चीज़ में डूब जाता है, ठीक है। तो जिसका जो ज़्यादा घनत्व होगा वो डूबेगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए, अगर लकड़ी का कोई टुकड़ा है, चाहे वो 200 ग्राम का क्यों ना हो, मान लीजिए चम्मच ये 100 ग्राम का है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा उससे भारी है, 200 ग्राम का है, लेकिन ये फिर भी डूब जाता है, 200 ग्राम का है मान लीजिए, और ये चम्मच जो है दोस्तों, यहाँ पे ये चम्मच जो है वो 100 ग्राम का है,
चम्मच डूब गया लेकिन लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है जबकि ज़्यादा भारी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लकड़ी का जो घनत्व है वो कम है किससे? पानी के घनत्व से। ठीक है दोस्तों, घनत्व का मतलब सीधा समझिए घना, जितना मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ है जिसके अंदर, ज़्यादा घना हुआ है, ज़्यादा ठूस ठूस के अगर वो किसी चीज़ को बनाया हुआ है, आप ऐसे सिंपली भाषा में समझिए, तो ज़्यादा घना होता है और उसी को हम लोग डेंसिटी या घनत्व बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए पानी में किसी भी पदार्थ को मिलाने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है। पानी में अगर चीनी मिला दिए या कुछ भी आटा मिला दिए, नमक मिला दिए, तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है कि स्वच्छ पानी में अंडा या नींबू डूब जाता है, जबकि दोस्तों अगर उसमें चीनी या नमक मिला देते हैं तो अंडा या नींबू तैरते रहता है। इसका क्या कारण है? डेंसिटी का। हमने क्या करते हैं, अगर सादे जल में सादे पानी में जो है दोस्तों हम लोग नमक मिला देते हैं तो उसका डेंसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी में बढ़ोतरी हो जाता है, यानी घनत्व में क्या होता है? घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, किसके घनत्व में? जल के घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ मिला देंगे तो घनत्व में वृद्धि होगा। घनत्व में जब वृद्धि होगा तो वो किसी भी चीज़ को डूबने से मना करेगा, डूबने नहीं देगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है कि जिस चीज़ का जितना घनत्व होगा, पानी का अगर घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो वो डूबने नहीं देगा किसी भी चीज़ को अपने अंदर। ठीक, वही पानी का घनत्व कम होगा तो वो किसी भी चीज़ को आसानी से डुबो देगा अपने अंदर। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों कि पानी का जो है उपयोग क्या क्या है हमारे जीवन में। दोस्तों तो आप सभी जानते हैं कि पानी का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य जो है अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए पानी का उपयोग करता है, जैसे पीना है, खाना है, कपड़ा धोना है दोस्तों, नहाना है इत्यादि जो भी नित्य क्रिया है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा दोस्तों कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में जो है पानी का उपयोग होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, केमिकल प्लांट है, उसमें पानी का प्रयोग होता है। उसके बिजली घर है दोस्तों, उसमें भी पानी का प्रयोग होता है। आप बोलिएगा बिजली घर में क्या प्रयोग होता है दोस्तों? तो बिजली घरों में जो है दोस्तों पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है, उससे फिर टरबाइन चला के बिजली पैदा किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है दोस्तों बिजली के घरों में, केमिकल प्लांट्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सब में। ठीक है, तो इसलिए भी पानी का जो है उपयोग बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में। ठीक है, तो पानी का उपयोग जो है किसान दोस्तों खेतों में भी करता है अपनी सिंचाई के लिए। खेतों में जो उसका फसल है उसकी सिंचाई के लिए किसान लोग यूज करता है पानी को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों कि पानी का महत्व धार्मिक रूप से भी हमारे देश में है, जैसे कि गंगा नदी को हम लोग पूजते हैं या पूजा करते हैं, और फिर साथ में जो है गंगा जल को हम लोग पवित्र जल भी मानते हैं, और जो है इसका छिड़काव हम शुभ कार्यों में करते हैं गंगा के जल को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों कि पानी से हम लोग नमक भी बनाते हैं। ठीक है, ये जो नमक बनता है दोस्तों वो एक्चुअली पानी से ही बनता है। तो कैसे बनता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो नमक बनाने की प्रक्रिया है इसमें देख सकते हैं कैसे नमक बनता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि ये हिस्सा इधर समुद्र है। ठीक है, ये पूरा समुद्र है, ये समुद्र है, और यहाँ पे लोग क्या करता है छोटा छोटा खेतों का क्यारी बना लेता है, ऐसे छोटा छोटा क्यारी खेतों का बना लेता है ऐसे। ठीक है, ऐसे क्यारी बना लिया, ऐसे क्यारी बना लिया खेतों का छोटा छोटा। ऐसे में क्या करेगा, यहाँ से समुद्र के लहर को इसके अंदर ले जाया जाता है, पानी के यानी समुद्र के पानी को लहर के माध्यम से अंदर ले जाया जाता है। ठीक है, अंदर जब जैसे एक बार भर गया, इसमें भी पानी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें सारे में भर गया, फिर क्या कहता है यहाँ पे बांध देता है, इसको बांध दिया, अब लहर इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब बांधने के बाद क्या करता है, इसको 3-4 दिन 5 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसा मौसम होता है वैसा। ठीक है, फिर क्या होता है ये इसमें से पानी उड़ जाता है और सिर्फ नमक ही नमक बच जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी अभी इस नमक को हम लोग डायरेक्ट खा नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ होता है, मिट्टी मिला होता है और समुद्री अशुद्धियाँ होती है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग फिर बाद में फैक्ट्री में ले जाते हैं और वहाँ पे इसको शुद्ध करके जो है दोस्तों शुद्ध करके उसमें आयोडीन मिला के फिर फैक्ट्री इससे बाहर निकाल के उसे बेचा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होता है
नमक बनाने का। तो समुद्र के पानी से हम लोग नमक बनाते हैं सुखा के, समुद्र के पानी को क्यारी में डाल के उसे सुखाते हैं, फिर उसे रिफाइन करके फैक्ट्री में बेचते हैं हम लोग आयोडीन मिला के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक छोटा सा है डेड सी यानी मृत सागर, एक सागर है दोस्तों। इस सागर में ना नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है नमक की मात्रा, आप समझ सकते हैं कि अगर आप 1 लीटर पानी उस समुद्र से ले आइएगा तो उसको सुखाने के बाद आपको 300 ग्राम लगभग नमक प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस सागर में अगर जिस बंदे को नहीं तैरना आता वो भी जाके कूद जाए ना, तो वो भी इसमें डूबेगा नहीं कभी भी, क्योंकि इसमें इतना इसका डेंसिटी होता है, इतना नमक घुला हुआ है कि आदमी को डूबने नहीं देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा सागर है जिसमें आदमी नहीं तैरना जानता है फिर भी नहीं डूबेगा, तो आपको बताना है कि डेड सी यानी कि मृत सागर जो है इसका है एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट में है दोस्तों जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो पानी में जब भी कोई अवांछनीय पदार्थ मिला दिया जाता है तो पानी के रासायनिक गुणों में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है, और इसी परिवर्तन को जल प्रदूषण हम लोग कहते हैं। यानी कि पानी में जब हम कोई भी गंदगी मिला देते हैं, गंदा पदार्थ मिला जाते हैं तो पानी यूज करने लायक नहीं रहता है, और तब जब पानी यूज करने लायक नहीं रहता है तो इसी को हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पानी का उपयोग हम लोग ना तो नहाने के लिए कर सकते हैं, ना कुछ खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, और भी ना सिंचाई के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रदूषण के जो स्रोत है वो क्या क्या है और किस किस तरीके से प्रदूषण फैलता है दोस्तों, ये भी देखना जानना ज़रूरी है। जो विभिन्न स्रोत है उसमें देखिए सबसे पहले दोस्तों शहर का जो है गंदा पानी है वो नाले में डायरेक्ट डाल दिया जाता है। शहर में जितने भी लोग काम करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, गाड़ी धोना, ये वो दिस दैट, तो ये सब पानी को क्या करता है डायरेक्ट नाले के माध्यम से क्या करता है एक बड़े से नदी में या तालाब में क्या करता है दोस्तों ये लोग डाल दिया जाता है, ठीक है। ये शहर है मान लीजिए, यहाँ से पानी गया सबके घरों से इकट्ठा होकर और ये नदी में डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नदी में मिलने से क्या होता है ये गंदा हो जाता है, और गंदे पानी के मिलने से नदी गंदा होता है, तालाब गंदा होता है, ठीक है। फिर जो घरेलू कचरा है दोस्तों ये भी हम डायरेक्ट अगर मिला देते हैं समुद्र पानी में, चाहे वो समुद्र का पानी हो या तालाब हो या नदी हो, उसमें तो भी पानी गंदा होता है। घरेलू कचरा क्या होता है, इससे मवेशी या जानवरों का जो गोबर है या उसको हम धोते हैं, नहवाते हैं उसको, या फिर उसके खाने पीने का जो भी मटेरियल है उससे भी कचरा गंदगी जो है दोस्तों फैलता है जब वो डायरेक्ट पानी में मिल जाता है, ठीक है। फैक्ट्री का जो गंदा पानी है या केमिकल है दोस्तों, इससे भी जो है आप बोल सकते हैं कि प्रदूषण फैलता है। क्योंकि से मान लीजिए एक फैक्ट्री है, यहाँ से क्या किया गंदा पानी या केमिकल को क्या किया नाले में छोड़ दिया, और इस नाले से बह के ये केमिकल नदी में चला गया, तो नदी को गंदा किया और नदी में रहने वाले मछली को भी इससे नुकसान होता है, या जो जलीय जीव है दोस्तों उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। फिर है दोस्तों कि जो किसान लोग हैं वो अपने खेतों में खाद का उपयोग करते हैं, इसको फर्टिलाइज़र या उर्वरक बोलते हैं। फिर पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक और भी अन्य दवा यूज करता है। ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप बोल सकते हैं कि पानी को जो है क्षति पहुंचाता है, ख़राब करता है। ये ज़मीन को तो ख़राब करता ही दोस्तों, साथ में पानी को भी ख़राब करता है, क्योंकि ये पानी में भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों मनुष्य का नित्य क्रिया, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि खाना पीना, नहाना धोना इत्यादि भी जो मनुष्य नित्य क्रिया करता है इससे भी पानी गंदे होते हैं। साथ में जो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का जो काम होता है, रोड बनाना, घर बनाना, ये सब, और उससे जो निकलने वाला कचरा है ये भी अगर पानी में मिल जाता है दोस्तों तो भी पानी गंदा होता है, ठीक है। तो एक ये हो गया। एक है दोस्तों कि जैसे अम्ल वर्षा एक होता है, ये भी जल प्रदूषण का एक कारण है। तो अम्ल वर्षा क्या है, जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों मिल के नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बनाता है, और ये जो है पानी के साथ मिल के वर्षा के पानी के साथ मिल के जो है बरसता है हमारे धरती पे, और ये जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाता है। तो एसिड रेन क्या है, अम्ल वर्षा क्या है, ये भी एक प्रकार का जल प्रदूषण है दोस्तों, ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों कि विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। उसमें उसके बाद है कि 1
केजी गेहूँ उगाने के लिए दोस्तों 1500 लीटर पानी हमें चाहिए होता है। 1500 लीटर, 15 लीटर नहीं है दोस्तों, सिर्फ 1 किलो गेहूँ उगाने के लिए 1500 लीटर पानी चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अम्ल वर्षा जो है बहुत सारे चीज़ों को ख़राब करता है, उसके रंगों को ख़राब करता है। जैसे ताजमहल का रंग नीला पड़ रहा है, उस किसके कारण, तो अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए जल प्रदूषण का जो मुख्य कारक है वो कारखाना है, कारखानों का अपशिष्ट है, मलमूत्र है, डीडीटी है इत्यादि, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है यानी खाद्य है, उर्वरक जिसको बोलते हैं, कीटनाशक, ये सारा चीज़ जो है जल को प्रदूषण करता है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि पानी की शुद्धता की जांच बीओडी से होता है। बीओडी किसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बीओडी का फुल फॉर्म होता है। इससे पानी की शुद्धता की जांच होती है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि पृथ्वी पर जो है पीने का पानी सिर्फ 1% है, पीने वाले पानी की बात हो रहा है दोस्तों। ठीक है, जो शुद्ध होता है, जो जिसे हम डायरेक्टली पी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पानी को गर्म करने से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस प्रकार के पानी को ठंडा करके भी हम अगर इसमें मछली डालते हैं तो मछली मर जाता है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है दोस्तों, गर्म करने के बाद वो ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो जाती है, और जब हम मछली को डालते हैं इसके अंदर तो मछली मर जाता है। ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। पानी को अगर गर्म करेंगे तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो जाती है, और हम जानते हैं कि मछली पानी के में मिले हुए ऑक्सीजन को ही सांस के तौर पे लेता है और ज़िंदा रहता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए कि मलेरिया जो है किस कारण फैलता है, तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, और ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है वो हमारे खून में मिला देता है, जिससे मलेरिया फैलता है। मलेरिया साथ में जो है दोस्तों मच्छरों से फैलता है, और मच्छर कहाँ से पैदा होता है, तो जब गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ मच्छर क्या करते हैं, अंडे देते हैं, वहाँ से बहुत सारे मच्छर फैल जाता है दोस्तों। ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि गंदा पानी आपके अपने घरों के आसपास नहीं रहने देना है। ठीक है दोस्तों। मलेरिया में क्या होता है दोस्तों कि बहुत तेज़ बुखार आएगा, फिर आपको बहुत ठंडा भी लगेगा, तो इस तरह की जो है सिम्टम्स मलेरिया के बुखार में होता है। वैज्ञानिक एक था रोनाल्ड रॉस, इस बीमारी का पता लगाया था दोस्तों। ठीक है। एक प्रोसेस है जिसका नाम है अंतः स्पंदन, इसी के कारण जो है दोस्तों वर्षा का पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अंतः स्पंदन के कारण वर्षा का पानी ज़मीन के अंदर जाता है। उसके बाद देखिए कठोर जल को जो है सॉफ्ट जल में अगर बदलना है या मृदु जल में बदलना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको या तो चूना पत्थर मिलाना होगा या जल को गर्म करना होगा। इन दो तरीके से जो है कठोर जल को आप मृदु जल में बदल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत सरकार ने वर्ष 2019 के मई में जो है जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था, जल को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए दोस्तों। ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं कि जल प्रदूषण तो हो गया, लेकिन क्या हम प्रदूषण करते हैं ऐसे या उसको रोकना भी है। तो जल प्रदूषण को रोकना ही नहीं तो आगे हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा पीने के लिए और भी कार्यों के लिए दोस्तों। तो जल प्रदूषण को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए, तो जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है दोस्तों, घरेलू कचरा है, नाले का पानी इत्यादि है, उसको समुद्र में डायरेक्ट नहीं मिलाया जाए। तो समुद्र में नहीं मिलाया जाए तो क्या किया जाए, फिर ये भी क्वेश्चन बनता है। तो समुद्र में नहीं मिलाया जाए तो क्या किया जाए, तो जैसे अभी दोस्तों अमेरिका या जो भी डेवलप कंट्री है वो क्या करता है, जैसे गंदे पानी नाला है, ये इसमें गंदा पानी आ रहा है। ठीक है। शहर से, मान लीजिए शहर है कोई, यहाँ पे ये कोई शहर है, ये कोई शहर है दोस्तों, ये पानी क्या करता है, सारा गंदा पानी ये किसी बड़े नदी में जो है पहले ट्रांसफ़र करता था। ठीक है। ये नदी में डाल दिया जाता था, या कोई समुद्र है उसमें डाल दिया जाता। अब क्या कर रहा है वो लोग कि यहाँ पे एक फैक्ट्री लगा दिया बीच में। ठीक है। वाटर प्लांट लगा दिया, वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट लगा दिया। ठीक है। पानी शुद्धिकरण प्लांट। ठीक है। आप इसे बोल सकते हो शुद्धिकरण प्लांट लगा दिया। ठीक है। अब क्या करता है कि इस पानी को ना डायरेक्ट वहाँ नहीं ले जाते, इस पानी को यहाँ ले अपने अंदर लेके इसको साफ़ करते हैं, और फिर यहाँ से फिर ये पानी को साफ़ करके नदी में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि पानी को जो है साफ़ करने से क्या होता है कि पानी के अंदर जो यहाँ जो जलीय जीव है उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचता है। या फिर आप अगर कोई किसान चाहता है तो इस पानी को डायरेक्ट वो लेके अपने खेतों में सिंचाई का भी काम कर सकता है। इतना हद तक इसे शुद्ध कर दिया जाता है, यानी कि पीने लायक तो नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी इतना शुद्ध कर दिया जाता है दोस्तों कि आप इससे
नदी में मिला सकते हैं या आप सिंचाई के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद है दोस्तों कि नहर नाले के पानी को प्लांट में साफ कर उसे पुनः उपयोग में लिया जाता है, ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों कि जो पुराने ज़माने में है जो पीने का पानी है दोस्तों, ड्रिंकिंग वाटर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पीने का पानी। ठीक है, पीने का पानी दोस्तों। तो ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए पुराने ज़माने के लोग, हमारे दादा दादी के ज़माने के लोग, उसमें फिटकिरी मिला दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, फिटकिरी को क्या करता था, मिला दिया जाता था, या क्लोरीन के टैबलेट को मिला दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई दादी हमारी या कोई मम्मी लोग पहले क्या करता था, पानी भर के लाता था नदी से या तालाब से, ठीक है, या कुआं से भर के लाता था। अब ये पानी तो थोड़ा थोड़ा गंदा रहता था, तो इसको शुद्ध करने के लिए क्या करता था, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा क्या करता था, फिटकिरी का डाल देता था। ठीक है, फिटकिरी का टुकड़ा, फिटकिरी, या इसको एलम भी बोलते हैं, ALUM, एलम, एलम भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसको डाल देते। इससे क्या होता है दोस्तों कि पानी के अंदर जितने भी यहाँ कचरा घुला हुआ है ना, या अशुद्धियाँ घुला हुआ है, एक क्या होता था, सारा जो है यहाँ पेंदी में यहाँ नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इस पेंदी में बैठ गया सारा कचरा, और पानी ऊपर वाला क्या हो गया, पूरा साफ हो गया, एकदम पीने वाला, एकदम टकाटक पीने वाला पानी बन गया। अभी अब कचरा क्या हो गया, नीचे बैठ गया। अब क्या करता था, इस पानी को छान के कचरे को इसमें रहने देता था, इस पानी को पलट के किसी दूसरे बर्तन में हम लोग भर लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो पानी को शुद्ध करता था। इसके जगह हम क्लोरीन का भी टैबलेट यूज करते हैं फिटकिरी के जगह। ठीक है, क्लोरीन यानी Cl, क्लोरीन का टैबलेट। ठीक है, क्लोरीन का टैबलेट भी पानी को शुद्ध करने के लिए पुराने ज़माने में लोग यूज करते थे। लेकिन हमारे ज़माने में साइंटिस्ट लोग क्या किया है, हम लोग आलसी हो गए, इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या किया है कि ओजोन एक मेथड है, उससे पानी को शुद्ध करता है, या UV रेज है, उससे भी पानी को शुद्ध करता है, या RO है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, इससे भी पानी को शुद्ध करता है। तो हम लोग जो है मशीन से ही पानी को शुद्ध कर लेते हैं, ज़्यादा हाथ पैर डुलाते नहीं हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिससे पानी को शुद्ध करके हम लोग पीने के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, फिर जब दोस्तों बात हम लोग कर लिए कि जल प्रदूषण कैसे होता है, उसे रोकना कैसे। लेकिन दोस्तों जल प्रदूषण को तो रोकना ही, साथ में पानी को हमें बचाना भी है। ठीक है, तो जल का संरक्षण भी करना है आने वाले टाइम के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि पुराने ज़माने में जो है लोग जल संरक्षण के लिए दोस्तों बड़े बड़े तालाब, झील, कुआं इत्यादि बनाया करता था, जिससे पानी को हम लोग सालों साल रोक के रखे और उसे यूज कर सकें। जैसे अभी क्या है दोस्तों कि पेड़ पौधे लोग बहुत सारा काट रहा है, जिससे क्या होता है, ज़मीन में जो है पानी का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, जगह जगह पेड़ लगाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर को रिटेन करके रखता है पेड़ पौधे। ठीक है दोस्तों, तो रिटेन करने का मतलब दोस्तों कि मान लीजिए जहाँ जहाँ पेड़ पौधे रहेगा, जहाँ जहाँ पेड़ पौधे रहेगा दोस्तों, वहाँ के मिट्टी के नज़दीक में ना पानी जल्दी मिल जाएगा, नज़दीक में नीचे पानी मिलेगा। लेकिन जहाँ पेड़ पौधे नहीं है दोस्तों, बंजर भूमि है, वहाँ पे पानी बहुत ही नीचे मिलेगा या आपको मिलेगा ही नहीं। जहाँ यहाँ मान लीजिए यहाँ 50 फीट में ही पानी मिल रहा है, यहाँ देखिए आप 500 फीट में भी आपको पानी नहीं मिलेगा ज़मीन के अंदर। तो ये फ़र्क होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे लगाना कितना ज़रूरी है। तो जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होता है वहाँ ज़मीन के नीचे पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जल संरक्षण के लिए वर्षा के भी पानी को इकट्ठा करके रखना चाहिए। और अभी बड़े बड़े शहरों में जो दोस्तों लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट पे एक टैंक बना देता है नीचे, और वो छत के पानी को क्या करता है, वो लोग इकट्ठा करके, और इस पानी को कपड़ा धोने के लिए, बाथरूम के लिए, गाड़ी धोने के लिए इत्यादि के लिए, पीने को छोड़ के और खाना बनाने को छोड़ के सारे काम इस पानी से लोग करते हैं अभी बड़े बड़े शहरों में दोस्तों। ठीक है, और ये पुराने ज़माने में भी राजा महाराजा लोग बड़े बड़े टैंक बना के उसको पानी को साल भर रखता था, और साल भर जो है उसके सैनिक, राजा महाराजा, सारे जितने भी उसके सैनिक थे, लाखों हज़ारों लोग जो है साल भर यूज़ करता था पानी को। इतना पानी वो लोग संजो के बचा के रखता था दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि हमारे दादा परदादा या पूर्वज कितने ज़्यादा बुद्धिमान और सही थे। ठीक है दोस्तों, एक है दोस्तों कि
विभिन्न प्रकार का सोसाइटी का निर्माण अभी किया जा रहा है, लोग करते हैं जल को संरक्षण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे तालाब बनाना, झील बनाना, कुआं बनाना, टाँका बनाना, ये सब लोग अभी कर रहे हैं ताकि पानी को बचा के रखा जा सके। एक एग्जाम्पल है इसी में दोस्तों कि एक संस्था ऐसे तरुण भारत संघ जो राजस्थान के अलवर ज़िले में है, इसका काम क्या है, यह जगह जगह जो है पुराने तालाब को मरम्मत करके, पुराने झील को मरम्मत करके बनवाता है, या जहाँ नहीं है तालाब झील वहाँ तालाब झील बनवाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम है, इस कमेटी का क्या नाम है, इसका नाम है तरुण भारत संघ। ये एक संस्था है आप बोल सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह का काम करता है पानी को बचाने के लिए। ठीक है, इसका लीडर है राजेंद्र सिंह जी। ये आपसे पूछ सकता है कि इसका लीडर कौन है, तो राजेंद्र सिंह जी है तरुण भारत संघ का लीडर, जिसे जल पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना, आपसे पूछ सकता है जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह जी को बोलते हैं। और ये इसका संस्था एक, उसका नाम है तरुण भारत संघ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को समझ सकते हैं। एक छोटी सी और जानकारी है दोस्तों कि गंदे पानी से किस किस तरह की बीमारियां होती है, तो आप समझ सकते हैं कि हेपेटाइटिस है, डायरिया है, स्टोमक पेट में इन्फेक्शन है, तो ये सारा चीज़ जो है बीमारी होता है। उसके बाद टाइफाइड भी पानी की वजह से होता है, मलेरिया भी पानी की वजह से, मलेरिया वैसे मच्छर की वजह से होता है दोस्तों, लेकिन मच्छर भी तो गंदे पानी से होता है। गंदे पानी में मच्छर क्या करता है, अपना अंडा देता है और फिर उसी अंडे से मच्छर बड़ा होता है और वही मच्छर हमें काट के मलेरिया फैलाता है। तो कुल मिला के जड़ क्या है, गंदा पानी ही है, तो इसीलिए हम मलेरिया भी गंदे पानी से होने वाली बीमारी का एक रूप है आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर डेंगू भी है दोस्तों, उस पर चिकनगुनिया है, कोलेरा है, जॉन्डिस है, ये सारा बीमारी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गंदे पानी से होने वाली बीमारियाँ है। ठीक है दोस्तों, फिर एक छोटा सा है कि मलेरिया के इलाज के लिए दोस्तों सिंकोना का एक पेड़ होता है, उसके छाल को लोग पाउडर के रूप में यूज़ करता है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया के बीमारी के इलाज के लिए किस पेड़ का छाल जो है यूज किया जाता है, तो सिंकोना पेड़ का छाल जो है पाउडर के रूप में यूज किया जाता है इस बीमारी से बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दवाई के रूप में आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि घरों के आसपास जो है गंदे पानी को जमा ना होने दे, इससे क्या होता है, मच्छर पैदा होता है ज़्यादा और वहाँ जो है मच्छर पनपता है और साथ में वो बीमारी फैलाता है, जैसे मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कोलेरा, जॉन्डिस, बहुत सारा बीमारी है, तो इस तरह की बीमारी जो है फैलता है दोस्तों। तो ये भी चीज़ आपको याद में रखना है दोस्तों। आगे नेक्स्ट है दोस्तों कि पूर्व वर्षों में पूछा गया प्रश्न है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या अंतर है, यानी कि क्वथन और वाष्पीकरण में क्या अंतर है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन जो है कम टेम्परेचर पे भी दोस्तों हो जाता है, जबकि बॉइलिंग के लिए जो है कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इवेपोरेशन जो है सूर्य की रोशनी में भी हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग के लिए हमें आग पे इसे किसी बर्तन को पानी को रखना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तभी होगा। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए नींबू पानी में डूब जाता है जबकि लवण युक्त पानी में तैरता है। इसका कारण क्या है, 2011 में पूछा हुआ है। तो ये सारे ऑप्शन है दोस्तों, आप इसका ऑप्शन देख लीजिए। नींबू का घनत्व नमक वाले पानी में बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में घट जाता है, ऐसा नहीं है। नमकीन पानी का घनत्व ज़्यादा होता है शुद्ध पानी से, तो ये बात सही है। नमकीन पानी का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है शुद्ध पानी से, तो इसीलिए जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बार नेक्स्ट देखिए ब्लड में किस चीज़ का टेस्ट करके मलेरिया का पता लगाया जाता है दोस्तों, तो इसका जो है प्लाज्मोडियम, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम जो है रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। इसी प्लाज्मोडियम से हम पता लगाते हैं कि इस बंदे को मलेरिया हुआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी हमारे ब्लड में आ जाता है, जिससे हमें मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि लोहा का जो है नेल कटर या कोई भी पदार्थ है पानी में डूब जाता है, जबकि स्टील का कटोरा या कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों, तो लोहे, तो ऑप्शन है दोस्तों कि लोहा पानी से हल्का होता है और स्टील पानी से भारी होता है। बी में है स्टील कटोरा पर लगने वाला बल ज़्यादा है। सी में है नेल कटर पर लगने वाला बल कटोरी की अपेक्षा ज़्यादा है। डी में है लोहा पानी से भारी होता है और स्टील पानी से हल्का होता है। तो लोहा पानी से भारी होता है का मतलब है लोहा का जो घनत्व है पानी से भारी होता है और स्टील का जो घनत्व है पानी से हल्का होता है, तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से पूछा गया है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है 5वां नंबर कि रेखा के मध्य तालाब से लाए गए पानी में फिटकिरी मिलाते क्योंकि इससे, तो फिटकिरी क्यों मिलाता है? क्योंकि पानी को रंगहीन करने के लिए मिलाता है, या पानी में मिले गंदगी को बर्तन के तल में जमा करने के लिए मिलाता है, या कठोर जल को सॉफ्ट जल में बदलने के लिए मिलाता है, या पानी में मिले कीटाणु को मारने के लिए मिलाता है। तो हम सभी देखें दोस्तों कि पानी में मिले हुए गंदगी को बर्तन के तल में जमा करने के लिए क्या करते हैं? फिटकिरी को मिलाते हैं, हम लोगों ने अभी देखा था, ठीक है। उसके बाद है देखिए एक्वेरियम मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ मछली का घर होता है ना, इसे एक्वेरियम बोलते हैं। हमें एयर पंप क्यों लगाया जाता है? एक्वेरियम में एयर पंप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो पानी होता है ना दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जैसे एक टैंक है, उसमें मछली है और पानी है, ठीक है। तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इससे क्या होता है? एक पाइप के माध्यम से जो है इसमें ऑक्सीजन डाला जाता है, ठीक है। एक पंप लगा रहता है, एक पंप जो क्या करता है, इसमें हवा को अंदर भेजता है। इससे हवा के बुलबुले से पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन जो जगह जगह मिलने से क्या होता है? मछली को ऑक्सीजन मिलने लगता है, ठीक है। तो यही कारण है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि एक्वेरियम में एयर पंप क्यों रखा जाता है? तो पानी साफ रखने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलाने के लिए, या पानी में अधिक ऑक्सीजन मिलाने के लिए, एक्वेरियम को सुंदर बनाने के लिए। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? पानी में अधिक ऑक्सीजन मिलाने के लिए ही हम लोग पंप रखते हैं, ठीक है। पानी में ऑक्सीजन मिलाना हमारा काम होता है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इसमें से कौन सी बीमारी गंदे पानी के ठहराव से हो सकता है? तो आपको मलेरिया टिक करना है कि मलेरिया जो है दोस्तों आप परजीवी प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, मच्छरों से पैदा होता है, मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो आप ये गंदे पानी से होने वाली बीमारी है मलेरिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है देखिए लास्ट में बोल रहा है कि रेनू की दादी माँ कहती है कि 15 से 20 साल पहले इस कुएं में पानी हुआ करता था, लेकिन अब यह सूख गया है। यानी कोई कुआं है जिसमें उसकी दादी माँ बोलती है कि इस कुएं में 15-20 साल पहले पानी था, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है। तो कुएं के सूखने का क्या कारण हो सकता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो पानी जो है 15-20 साल पहले था, लेकिन अब क्यों नहीं है, ये एक्चुअली में इसका प्रश्न है। तो क्या है आंसर, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों, कुएं के नज़दीक के जगह पर सीमेंट का घर या चबूतरा बना देना और पेड़ों को काट देना, ये ऑप्शन ए में है। बी में है कुएं के आसपास बहुत सारा बोरिंग पंप लगा देना या लग जाना, या सी में है कुएं को लोग अब प्रयोग नहीं करता इसलिए सूख गया। तो ऐसा नहीं है कि हम जिस चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुएं के पानी को अगर यूज़ नहीं करते तो ऐसा थोड़ी वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों जहाँ पे पेड़ पौधे था ना, वहाँ पे ये लोग क्या किया, पेड़ पौधे को काट के वो सीमेंटेड कर दिया है, ठीक है। सीमेंटेड करने से क्या होता है कि वहाँ पानी जो है ना, रिस के अंतः स्पंदन हम लोगों ने पढ़ा था ना, रिस के अंदर जो है पानी नहीं जा पाता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि वर्षा हो गया, जैसे वर्षा हुआ तो ज़मीन पे पानी आया, ज़मीन पे पानी आया तो फिर पानी अंदर जा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, मोटा सा सीमेंट का एक चबूतरा बना दिया है, जिस कारण से यहाँ ग्राउंड लेवल में पानी कम हो गया, और जो है तालाब जो है हमारा जो कुआं था उसको पानी मिल नहीं रहा है ग्राउंड से, इसीलिए यहाँ पे सूखा सूखा सा लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक कारण होता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कुएं के आसपास बहुत सारा बोरिंग का लग जाना, तो ये भी एक कारण है। बोरिंग क्या होता है दोस्तों, तो जैसे हम लोग खेतों में आप देखे हुइएगा कि एक अंदर सब बड़ा सा पाइप, बोरिंग पाइप डाल देता है, फिर इसमें मोटर सेट करके और इससे पानी निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड अंदर जो मिट्टी के अंदर पानी है, इसी को तो एक्चुअली ये खींच के बाहर निकालता है। तो जब हम पानी को खींच लेंगे, सारा मिट्टी के अंदर जो भी पानी उसको खींच लेंगे, तो वहाँ क्या आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, मिट्टी के अंदर पानी नहीं बचेगा। तो ये भी एक कारण है कि आसपास का कुआं जो है सूख रहा है, या ग्राउंड का लेवल जो है, पानी का लेवल ग्राउंड में कम हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ईवीएस चैप्टर हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।